कि आप लोग थंबनेल पर भी देख चुके होंगे कि यह प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर है क्लास 10th फिजिक्स का, उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, छाया क्या होता है और प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में विस्तार से समझाया था। आज हम आपको पार्ट 2 मतलब फिजिक्स क्लास 10th का जो प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है उसके भाग दूसरे में हम लोग चलेंगे। जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे से हम लोग इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यदि अभी तक आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जाकर के पहला वाला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए। इससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी और पार्ट 2 समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। इसमें नियमित और अनियमित दोनों परावर्तन संभव होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नियमित और अनियमित दोनों परावर्तन संभव इसमें होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो नियमित परावर्तन वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जो भी परावर्तन चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, मान लिया कोई भी चिकना सतह है या फिर चमकीला सतह है, अगर नियमित रूप से वहां से अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसी को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। एक चीज हम आपको बताना भूल गए, अगर पार्ट 1 वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आपको बताते हैं किसी प्रकार की कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जुड़ करके आप हमसे डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं नियमित परावर्तन। तो अभी अभी हमने देखा कि वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से किस प्रकार से नियमित परावर्तन होता है। जैसे इसके नीचे आप देख सकते हैं एक चमकीला सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और इस तरफ रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और इस तरफ की ओर जा रही है। तो देख सकते हैं नियमित रूप से प्रकाश आ रही है और परावर्तन होकर के वापस लौट जा रही है। इसी को हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होती है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। मतलब वैसा सारे परिवर्तन जो अगर कहीं पर भी किसी भी वस्तु पर हम रुखड़ा कर देते हैं या फिर वो चमकीला सतह न होता है, उससे अनियमित रूप से होती है। रुखड़ी भी सतह हो गई और चमकीली भी सतह अगर हो जाती है तो उससे प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो अनियमित रूप से होता है। तो इसी चीज को हम लोग अनियमित परावर्तन बोलते हैं। तो हम आशा करते हैं आप नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए नियमित परावर्तन को हम लोग फिगर के माध्यम से देखे थे, तो अब हम लोग अनियमित परावर्तन को भी फिगर के माध्यम से देखते हैं। अनियमित परावर्तन में हमने आपको बताया कि रुखड़ी सतह होती है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के यहाँ पर रुखड़ी सतह है। अगर यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ रही है तो यहाँ से वो सीधी न जाकर के कहीं दूसरी तरफ हल्का विचलित हो जाती है। अगर यहाँ से प्रकाश की आपतित किरण आ रही है तो यहाँ से यह प्रवर्तन होकर के दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो आप नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हम आपसे बोलेंगे कि यदि आप
चाहें तो जितने सारे भी क्वेश्चन हैं इसको अपने कॉपी पर नोट करते भी चल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप अगर इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं, अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं, तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप हमें टेलीग्राम पर बोलें कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो सबसे पहले एक हम लोग सतह ले लेंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर सतह हम ले लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपतित किरण इस सतह पर आ रही है। तो जब आपतित किरण इस सतह पर आएगी तो इस सतह से टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित होकर के इस तरफ जाएगी। यहाँ से आपतित किरण आ रही है और परावर्तित किरण इस तरफ जा रही है, और बीच में जो है वो अभिलंब हो जाता है। तो इसी किरण जो ऊपर से नीचे प्रकाश के माध्यम से होकर के हमारे परावर्तक सतह पर आ रही है, इसी को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। और सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। बीच में दोनों के बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है इसी को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और इसके बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। जहां पर आकर के आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में दोनों मिलती है, इस जगह पे, इसी जगह को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। और जिस सतह से टकराती है हमारी किरण उसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। तो हम आशा करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आपतित किरण क्या होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे। इसका सारे का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के सहित देखेंगे, फिगर के सहित देखेंगे। तो चिंता ना करिए, नीचे हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो जी अगर फिगर के माध्यम से समझ में आता है तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो नीचे हम डिफिनेशन के माध्यम से इसको इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम नीचे देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परावर्तक सतह क्या होता है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो ये वाला सतह है इसी को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं, जहां पर आकर के आपतित किरण टकराती है और परावर्तित किरण में होकर के वापस लौट जाती है। तो जिस सतह पर आकर के टकराती है उसी को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि परावर्तक सतह क्या होता है। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आती है, मान लिया कि कोई सतह है, यहाँ से परावर्तित किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है, उसके बाद जिस सतह से टकराकर यह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो जिस सतह से यहाँ पर आप टकराई तो इसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उस सतह को ही परावर्तक सतह बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपतित किरण क्या होता है। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, मान लिया कि कोई परावर्तक सतह है, इधर से आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इधर से आने वाली आपतित किरण, और जब यहाँ से टकरा करके जब अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और उसके नीचे हम देखेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, और परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा मत उलझिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु के बारे में हमने आपको बताया कि जिस सतह पर आ करके, मतलब जिस सतह पर आ करके हमारी जो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मिलती है उसी सतह को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु बोलते हैं। परावर्तक सतह, मान लिया कि कोई भी सतह है, वहां पर अगर आपतित किरण आ रही है और जिस बिंदु पर आ करके आपतित किरण मिलती है तो उस बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अभिलंब किसे कहते हैं। इन सब सारे चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो प्रकाश के परावर्तन का ही टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने सारे भी डिफिनेशन परिभाषा हम आपको बता रहे हैं उस परिभाषा में से एक दो परिभाषा हर एक साल
के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इन सभी डिफिनेशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और सारे डिफिनेशन को याद रखिएगा। तो हम देखेंगे कि अभिलंब किसे कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। जैसे एक कोई आपतन बिंदु है, इधर से आपतित किरण आ रही है, इधर से प्रवर्तित किरण जा रही है, तो यहाँ पर जो आपतन बिंदु है, इस पर अगर हम कोई लंब डालते हैं, इस पर अगर हम कोई लंब डालते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिलंब बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग अभिलंब बोलेंगे। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण, जैसे ये कोई सतह हो गया, यहाँ पर से आपतित किरण आ रही है, यहाँ से टकरा करके प्रवर्तित किरण जा रही है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और प्रवर्तक सतह की ओर जो कोण बन रही है, प्रवर्तित किरण की ओर जो कोण बन रही है, तो इसको हम लोग प्रवर्तन कोण बोलते हैं। इसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे और इसको हम लोग प्रवर्तन कोण बोलते हैं। तो प्रवर्तन कोण के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब, जैसे ये सतह हो गया, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, तो प्रवर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो एक कोण बन रहा है, इसी को हम लोग प्रवर्तन कोण बोलते हैं। अब चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें कि परावर्तक सतह क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है। हम सभी चीज़ों को आप लोगों को हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि चित्र के माध्यम से समझने में ज़्यादा आसानी होती है। और अगर डिफिनेशन एग्जाम में आता है तो आप वहाँ पर चित्र भी जरूर बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, अगर वो चित्र के साथ देखता है आपके क्वेश्चन आंसर को, तो वो फुल मार्क्स देने का प्रयास करता है। इसलिए आप चित्र के माध्यम से अब इसे समझेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग परावर्तक सतह को, आपतित किरण को, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण, सभी चीजों को हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परावर्तक सतह। तो एक परावर्तक सतह में सिर्फ एक सिंपल सा सतह होता है, जिसमें जहां पर आकर के आपतित किरण और प्रवर्तित किरण दोनों मिलती है। अभिलंब जहां पर होता है, जहां पर आपतन बिंदु होता है, तो उसी जगह को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। आपतित किरण क्या होती है, तो जो ये परावर्तक सतह हो गया, इस पर अगर कोई किरण आ रही है तो इसी को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तित सतह से टकराने के बाद अगर कोई किरण जा रही है तो इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। जहां पर आकर के दोनों किरण जिस सतह पर आकर के मिल रही है, तो उस सतह को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण और सतह के बीच जो कोण बन रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जैसे आपतित किरण और ये जो सतह हो गया, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसको आपतन कोण। और प्रवर्तित किरण और सतह, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग प्रवर्तन कोण बोलेंगे। तो आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, प्रवर्तक सतह हो गया, आपतित किरण हो गया, प्रवर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया जहां पर आकर के मिल रहा है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और प्रवर्तन कोण क्या होता है। सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। तो हम आशा करते हैं सारे चीज़ के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। इन चीज़ों को आप घर पर 2-3 बार देखने का प्रयास करिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। बस एक चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करिएगा, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन भी है, जिसमें हम आपसे पूछे हैं, आपको बताना है कि यह कौन सा भाग है, सभी भाग का नाम लिखना है। देखिए, हम हर एक क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपके सामने रखते हैं, जिससे कि आपको सभी चीज़ें आसानी से दिमाग में अट जाए और सभी चीज़ों को आप आसानी से समझ सके। इसलिए आप अगर हो सके तो आप एक PDF जरूर खरीदिएगा। ज़्यादा कीमत नहीं है इसका, मात्र 10 रुपये कीमत है। तो आप इसे ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि जितना 80 पेज का PDF है, तो इसको कॉपी पर लिखना उतना आसान नहीं है। अगर PDF अगर आप खरीद लेते हैं, अगर वहाँ से आप पढ़ते हैं, अगर हम आपको जिस तरह से पढ़ाते हैं, अगर सामने आपका PDF रहेगा, तो वहाँ से चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए, इसके बाद हम लोग सभी चीज़ का नाम लिखना है। तो ये सभी चीज़ के नाम हम देख लेते हैं एक बार फिर से, जिससे कि आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। ये हो गया आपका प्रवर्तक सतह। आपतित किरण, उधर से जो किरण आ रही है आपतित किरण, जो यहाँ से टकराने के बाद जो किरण जा रही है प्रवर्तित किरण। बीच में जो लंब है उसको अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पर जो कोण बन रही है उसको आपतन कोण बोलेंगे। यहाँ पर जो कोण बन रही है उसको प्रवर्तन कोण बोलेंगे। सभी चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म है, सभी चीज़ें को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम।
तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपको हम बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही लंब में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ए प्रवर्तक सतह हो गया जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब सतह तो एक ही है, इस पर आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और अभिलंब भी है, तो तीनों एक ही तल में है। तो इसलिए प्रकाश का जो परावर्तन है उसका पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और प्रवर्तक सतह या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है यदि आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर I से, तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाए तो कोण I बराबर कोण R होता है। जैसे आपको हम चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताएंगे, जैसे ये कोई सतह हो गया, यहाँ पर आपतित किरण हो गया, यहाँ पर परावर्तित किरण हो गया। तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच में जो कोण बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, और इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। तो यदि यह इसके बीच में एक लंब होता है जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, यदि इसको I से सूचित किया जाए और अगर इसको R से सूचित किया जाता है तो कोण I बराबर कोण R होता है। मतलब जितना डिग्री का कोण A बनेगा उतना ही डिग्री का कोण A बनेगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक बात हमेशा आप दिमाग में रखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। ऐसे तो नीचे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप PDF के माध्यम से भी समझिएगा। तो हम एक दो क्वेश्चन को हल करके आपको हम दिखा देते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं जहाँ पर कि आपको बनाना रहता है। तो चलिए, यदि कोई आपतित किरण प्रवर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवर्तक सतह है और यहाँ पर आपतित किरण है, यहाँ पर यह 35 डिग्री के कोण बना रही है, तो बताए आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण का मान पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर आपतित किरण का मान दिया हुआ है और आपको आपतन कोण का मान बताना है, इसका मान आपको बताना है इसका मान, इसका विचलन कोण ज्ञात करें। आपको दोनों चीज दिया हुआ है, ठीक है, आपतन कोण कितना होगा और इसका विचलन कोण कितना होगा। तो हम बहुत सिंपल तरीका से इसको समझेंगे। किस प्रकार से समझेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर प्रवर्तक सतह ले लेंगे, यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब हो गया। इसका मान हमको दिया हुआ है 35 डिग्री, इसका मान हमको 35 डिग्री दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर लंब डाला हुआ है तो ये पूरा 90 डिग्री का होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 डिग्री का होगा। जब ये 35 डिग्री का हो गया, जब ये 35 डिग्री का हो गया तो अगर ए पूरा 90 डिग्री है, इसमें ए अगर 35 डिग्री है तो ए वाला जो कोण होगा आपतन कोण, तो 90 माइनस 35, 90 में से अगर 90 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो यहाँ पर 55 बच जाएगा। तो ए वाला कोण तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे कि अगर ये 35 डिग्री है तो ए वाला कोण हमारा 55 डिग्री होगा। लेकिन हमें पूछ रहा है कि विचलन कोण क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे, आपतन कोण हमको दिया हुआ है कितना, 55 डिग्री हमको आपतन कोण दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। हमने आपको पहले भी बताया कि आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। तो विचलन कोण का मान होता है 180 माइनस 2I। विचलन कोण का मान क्या होता है, 180 माइनस 2I, क्योंकि पूरा जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है, इस पर पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपतन कोण, विचलन कोण निकालने के लिए हम लोग 180 माइनस 2I करेंगे, तो 180 माइनस 2 गुना, और I का मान हमको यहाँ पर 55 डिग्री दिया हुआ है पहले से। आपतन कोण का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर 55 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो 180 माइनस 2 गुना 55 करेंगे तो 180 माइनस 55 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 110 होता है। तो 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। मतलब विचलन कोण का जो मान आया वो हमारा 70 डिग्री आया। तो बस इतना ही सिंपल रहता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। तो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते हैं तो इन सभी चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से समझ पाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं बना करके किस प्रकार से निकाला जाता है विचलन कोण।
यहाँ पर आपतन कोण का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। तो कि विचलन कोण का मान कितना होगा, तो जानते हैं विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i होता है। तो 180 माइनस 2 गुना 180 हो गया माइनस 2 गुना, अगर विचलन कोण का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 माइनस 2 गुना 70 हो गया। तो 70 में 2 से गुना करते हैं तो 140 होता है। तो 180 माइनस 2 में 70 से गुना करें तो 140 आया। तो 180 में से 140 जाएगा तो हमारा 40 आंसर आ जाएगा। मतलब विचलन कोण का मान यहाँ पर 40 डिग्री हुआ। इसके बाद हम आगे देखेंगे इसके आगे। तो इसके आगे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ खरीद लेते हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप घर पर बनाने का कोशिश करिएगा और बनाइएगा। अब आपको हम बताते हैं कि विचलन कोण क्या होता है, क्योंकि ऊपर में हम आपको विचलन कोण निकालने के बारे में बताए, तो अब हम आपको बताएंगे कि विचलन कोण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं। तो विचलन कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ, अगर ये कोई प्रवर्तक सतह है, अगर यहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है, ये प्रवर्तित किरण है, तो बोल रहा है कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, मतलब अगर आपतित किरण को हम नीचे की तरफ अगर इस तरफ बढ़ाते हैं तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक, मतलब अगर ये बढ़ाया गया भाग है तो यहाँ से लेकर के परावर्तित किरण तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है इसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, क्योंकि ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग के बीच में जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। घड़ी की दिशा में अगर बात करते हैं तो विचलन कोण बराबर होता है 180 प्लस 2i। अगर घड़ी की दिशा में अगर हम बात करें तो विचलन कोण बराबर होता है 180 प्लस 2i, और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में बात करें तो विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2i। तो हम आशा करते हैं आपको यहाँ पर प्रकाश के नियम जो होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, अभिलंब, विचलन कोण, इन सभी चीज़ों के बारे में आप बहुत ही सरल भाषा में समझ चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, किसी प्रकार की परेशानी रहती है, तो आप सीधे हमसे टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम इसके आगे आपको बताएंगे कि वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु क्या होता है। वस्तु, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है जिसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो जब दो या दो से अधिक आपतित किरण किसी बिंदु पर मिलती है, जैसे अगर मान लिया कि ये कोई बिंदु है, यहाँ पर अगर दो आपतित किरण आकर के मिल रही है, यहाँ पर दो आपतित किरण आकर के मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत भी हो रही है, जैसे देखने में लग रहा है कि यहाँ पर दो आपतित किरण आ रही है, दो किरण आ रही है, तो आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों केस में हम लोग उसी चीज को जो प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है, जिस बिंदु पर वो आकर के मिल रही है। यह दो प्रकार का होता है, तो दोनों प्रकार के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। एक होता है काल्पनिक, जिसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक क्या होता है, और हम आपको गलत बताए। पहला होता है वास्तविक वस्तु और दूसरा होता है काल्पनिक वस्तु। तो वास्तविक वस्तु होता है पहला और दूसरा होता है काल्पनिक वस्तु। तो पहले हम लोग वास्तविक वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा काल्पनिक या आभासी वस्तु होता है, जिसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। अगर यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है और इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ से वापस जा रही है, तो इसको हम लोग वास्तविक वस्तु बोलते हैं। लेकिन अब हम मिरर के सामने यदि हम खड़ा होते हैं, मिरर को अगर हम बीच में रखते हैं, तो यहाँ पर परावर्तक सतह है, यहाँ पर कोई किरण आ रही है और नीचे की तरफ अगर जा रही है, और जैसे देखने में हमको लग रहा है कि मिरर के पीछे हमारी एक किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि जो किरण मिल रही है वो हमारे मिरर के पीछे मिल रही है, हमारी परावर्तक सतह के पीछे मिल रही है, तो इसको हम लोग काल्पनिक वस्तु बोलते हैं। मतलब
वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक वस्तु और दूसरा होता है काल्पनिक वस्तु। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वस्तु के बारे में भी जब हम लोग पढ़े तो उसमें दो प्रकार का हुआ, वास्तविक वस्तु और दूसरा हुआ काल्पनिक वस्तु। यहाँ पर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब और यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो चित्र के माध्यम से आप लोग समझ लेंगे यहाँ पर कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु वाला ही केस इसमें भी है। यहाँ पर हमको मिलती हुई एकदम साफ दिखाई पड़ रही है कि इस वस्तु पर आकर के हमारी किरणें मिल रही है, प्रतिबिंब मिल रही है, तो इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और यहाँ इस केस में हम लोग देखेंगे कि पीछे की तरफ मिल रही है डॉट डॉट के माध्यम से, तो इसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि क्या काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब संभव है या नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछ देता है कि क्या काल्पनिक वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह संभव है या नहीं है। तो जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है। काल्पनिक वस्तु का भी वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझ लेंगे किस प्रकार से काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, क्योंकि इतनी देर से हम प्रतिबिंब के एक शब्द जो है इसके बारे में हम लोग बार बार बोल रहे हैं, तो हम पहले जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मान लिया कि कोई भी प्रकाश स्रोत है, जैसे यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और जिस सतह पर या जिस बिंदु पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत भी हो रही है, तो जिस बिंदु पर मिल रही है तो उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब बोलते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का अगर डिफिनेशन आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, ये सब डिफिनेशन जो है इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में न छूटे। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और दूसरा हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, या जिसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उस बिंदु को हम लोग उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। डिफिनेशन हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, या तो वो परावर्तन हो जाए या फिर वो अपवर्तन हो जाए, दोनों में से कुछ भी, परावर्तन या अपवर्तन कुछ भी, जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब अगर यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आप वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, इसके बारे में 5 अंतर लिखे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है। हम आपको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन मिस होने नहीं देंगे। जिस प्रकार से बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पर भी बताएंगे, तो आपको चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए पहला हम लोग अंतर देखेंगे कि यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक कटान से बनता है, या फिर आभासी कटान भी हम उसको बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यह हमेशा उल्टा होता है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। वास्तविक नाम है लेकिन ये हमेशा उल्टा बनता है, और इसमें काल्पनिक नाम है, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है।
तीन अंतर हम लोग देख लिए। चौथा अंतर देखेंगे कि यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। मतलब जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखते होंगे तो देखते होंगे कि जितनी दूरी पर हम दर्पण से खड़ा हैं उतनी ही दूरी पर पीछे भी हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सिर्फ हम उस बात को कल्पना कर सकते हैं, हम उसे नाप नहीं सकते हैं कि कितना दूर पीछे बन रहा है। बस कल्पना कर सकते हैं कि जितनी दूरी पर हम प्रतिबिंब से इस साइड खड़ा है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब में हमारा पीछे की तरफ हमारा इमेज बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में ही चार अंतर है, जिसको आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हमको यहाँ से पढ़ना है कि बी परिवर्तन क्या होता है। बी परिवर्तन के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। उसको हम लोग बी परिवर्तन बोलते हैं। समझिएगा इसको कि यह एक ऐसा घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। जैसे यह कोई वस्तु का प्रतिबिंब है तो यह 180 डिग्री के अक्ष पर अगर घूम जाता है, जिससे हमको ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग हो गया इधर ऊपर वाला भाग हमको नीचे दिखाई पड़ता है, तो इसी को हम लोग बी परिवर्तन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बी परिवर्तन बोलेंगे। तो आज हम आपको बी परिवर्तन तक ही बताएंगे। उसके बाद दूसरा होता है पार्श्व परिवर्तन। तो चलिए पार्श्व परिवर्तन भी आपको हम बता ही देते हैं, उसके बाद से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो पार्श्व परिवर्तन के बारे में हम लोग जाने तो यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, ऊपर वाला भाग नीचे दिखाई पड़ता था, लेकिन पार्श्व परिवर्तन में क्या होगा कि दायां वाला भाग जो है, जैसे मान लिया कि दायां वाला भाग जो है वो बायां की तरफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात दायां वाला भाग बायां दिखाई पड़ता है। जैसे हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। जैसे यहाँ पर कोई मान लिया कि प्रतिबिंब हो गया, अगर इसमें कोई हम इस प्रकार का कोई हम इमेज यहाँ पर बनाते हैं, तो यदि वह इमेज प्रतिबिंब में बनेगा तो उसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी। मतलब इसमें अगर बायां भाग है तो इसमें दाहिना भाग हमको दिखाई पड़ेगा। तो आपको हम बताएं कि दायां वाला भाग जो है वो बायां की तरफ मुड़ जाता है। जैसे इस प्रकार से अगर कोई इसमें है तो इसमें जो है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन, जो पार्श्व बी परिवर्तन बोलते हैं। तो आप जो है वो ऊपर वाला जो बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे चित्र के माध्यम से भी। आप देख सकते हैं इसमें जो क्या होता है कि ऊपर वाला भाग इसमें देख सकते हैं ऊपर है, लेकिन इसमें नीचे दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बी परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन दायां वाला भाग अगर बायां तरफ दिखाई पड़ रहा है और अगर बायां वाला भाग दायां तरफ दिखाई पड़ रहा है तो इसको हम लोग पार्श्व बी परिवर्तन बोलते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे और अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश पुंज से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे जहां तक हम हो सकता है। तो हम 4 से 5 वीडियो में, आप 5 से 6 या फिर 5 से 6 वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और सारा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और वहां पर हम आपको प्रकाश पुंज के बारे में बताएंगे, प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में बताएंगे, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में अंतर बताएंगे और भी हम लोग सभी चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही, बाकी सब अगले वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते आते हम आपसे बोलेंगे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसी प्रकार के वीडियो के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, तो आप हमें लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।